नमस्कार। सबका साथ सबका विकास इस लक्ष्य को लेकर के सत्ता में आई एनडीए सरकार के 2 साल अब पूरा होने को हैं और इस बीच हमने बहुत बड़े फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की देखी, जिसमें इंडिया प्रमुख तौर पर आता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इन सबके मूल में ये कहा जाता है कि अगर स्किल इंडिया प्रोग्राम सफल नहीं होता है तो सारी की सारी योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कहाँ तक पहुँचा है स्किल इंडिया का प्रोग्राम? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, MOS फॉर स्किल डेवलपमेंट राजीव प्रताप रूडी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जब 15 जुलाई को ये योजना की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गरीबों की फौज खड़ी करनी है क्योंकि हमें गरीबी से लड़ना है और उसके लिए स्किल इंडिया एक बहुत बड़ा मंत्र होगा। ये नारा पहुंचा कहां तक है? क्या आप लोगों को समझा पाए हैं? भारत के आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र के स्तर पर, और राज्यों में तो था ही नहीं, केंद्र के स्तर पर एक अलग मंत्रालय जिसका नाम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो, इसका गठन हो। तो शुरू में मुझे लगा कि इसमें क्या काम होगा, लेकिन जब समय बीता तो मुझे लगता है कि आज देश की जो सबसे बड़ी सोशल क्षेत्र की जो योजना है वो कौशल विकास है। और देश के प्रधानमंत्री आखिर ये क्या कहते हैं, क्यों कहते थे? और आज एक नया विभाग है, ये विभाग पहले विभाग बना, फिर मंत्रालय बना और मुझे इस विभाग का पहले कार्यकाल की जिम्मेवारी दी गई। अगर दुनिया के तुलना में हम देखें तो अब चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अब आज यूएसए की आबादी के लगभग 55% वर्कफोर्स जो है वो स्किल्ड है। यूनाइटेड किंगडम में लगभग 68% लोग स्किल्ड हैं, वर्कफोर्स जो है जो स्किल्ड है। उसी प्रकार से जापान में 80%, कोरिया में 96%, और हमारे देश के भीतर जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसका अनुपात 3.5% बताता है। तो कहीं ना कहीं, और एक वर्षों से एक ऐसा रहा है कि कौशल को एस्पिरेशनली ये इसमें समाज में इसकी बड़ी पहचान बने। हमारा जो लॉर्ड मैकुले के समय से लेकर के, पहले तो देश में अंग्रेजों ने शासन करने के लिए अंग्रेजी और शासक बनाए, देश की आज़ादी के बाद भी लोगों को ये लगा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शिक्षित हो। इस देश में जो भी आदमी बड़ा बनता है, सामान्य धारणा ये है कि जो बड़ा है वो शिक्षित है, इसलिए शिक्षा पाने की होड़ लगी और परिणाम ये हुआ कि शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बना रहा, लेकिन उसमें हुनर कहीं ना कहीं छिप गया और लगा जैसे कौशल भी एक साथ साथ चलना चाहिए। भारत में आज मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने भी शासन चलाया, जिन लोगों ने भी नीतियाँ बनाई, उसमें शिक्षा स्किल पर हावी रहा है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि साहब शिक्षा से बराबरी के तौर पर हमको स्किल को लाना होगा, क्योंकि आज तक कौशल विकास का जो प्रशिक्षण था वो शिक्षा में निहित था। उन्होंने कहा पहले इसको अलग करो और इसको समाज में पहले एस्पिरेशनल बनाओ। आज भी हम लोग दर्जी कहते हैं लेकिन फैशन डिज़ाइनर नहीं कहते हैं। आज भी हम लोग ब्यूटिशियन नहीं कहते, हम कहते हैं कि साहब ये नाई है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको एस्पिरेशनल नहीं बनाया। और जो हमारे यहाँ स्किलिंग का जो स्ट्रक्चर था वो हार्ड स्किल्स कहे, वो आज तक जो फॉर्मर इकोसिस्टम में था वो ITIs थे जो 1950 से स्थापित हुए, लेकिन ITI में भी 12वीं तक ही उसका प्रशिक्षण है और उसके बाद हम लोगों ने देश में इंजीनियरिंग को अलग कर दिया। तो आज जैसे लोग चाहते कि हम इंजीनियर बने, कोई ये नहीं कहता है कि हम ITI में पढ़ करके इंजीनियरिंग का काम सीखें, वो कहता है कि हम इंजीनियर बने। परिणाम ये है कि आज 18 लाख इंजीनियरिंग सीट्स है देश में। 18 लाख इंजीनियरिंग देश में मात्र 8 लाख इंजीनियरिंग के सीट भरे जाते हैं। इसका मतलब 8.5 लाख के आसपास 8-8.5 लाख खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी एक सामान्य स्किल व्यक्ति जितना भी वेतन नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम गड़बड़ हो चुका था। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल को एस्पिरेशनल बनाना है और स्किल की मान्यता बढ़ानी है, और साथ साथ स्किल को मान्यता देने के साथ साथ जो हमारी पारंपरिक ताकत है और देश में जो सबसे बड़ा डिविडेंड जिसको कह रहे हैं कि भारत 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान है, तो इस चीज़ को उन्होंने पकड़ा। और मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतिहास में, भारत के इतिहास में उन्होंने ये कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की है और मुझे लगता है कि इससे बड़ी योजना
देश में और कोई नहीं चल रही। बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि या तो डिजिटल इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, स्टैंड अप स्टार्टअप, जितने भी बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, जब तक स्किलिंग नहीं होगी तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल होगा नहीं। अभी हम ग्रामोदय से भारतोदय की बात कर रहे हैं। अगर गांव में कोई व्यक्ति है और अगर वो समझना चाहे, अपने आप को स्किल इंडिया से जोड़ना चाहे, उसको आप क्या कहेंगे? वो कैसे अपने आप को पहले तो एक आपने बहुत अच्छा किया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम योजनाएं हैं। अब मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेक इन इंडिया तब तक संभव नहीं है जब तक मेकर्स इन इंडिया ना हो। मेकर्स इन इंडिया यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स। तो मेक इन इंडिया विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ़ यू हैव मेकर्स इन इंडिया, और वो वर्कफोर्स तैयार करने का जिम्मेवारी और लक्ष्य हमें दिया गया है। आपका जो दूसरा सवाल था कि एक सामान्य आदमी क्या समझेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर इसको परिभाषित कैसे करें। और ऐसा नहीं है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्रालय बनाया है तो इसके पहले कौशल, पीढ़ियों से कौशल का काम। एक चीज़ और देखिए, समाज में क्या हुआ, जो 4 वर्ण थे तो उसमें एक शासक वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था, एक व्यवसायिक वर्ग था और एक जो निचले स्तर के लोग काम करते थे। तो हम लोगों ने जब उस वर्ग को शिक्षा के आने के बाद उस वर्ग का स्थान वही बना रहा और उसको मान्यता नहीं मिली। परिणाम ये हुआ कि उस वर्ग को फिर हम लोगों ने प्रोटेक्शन देने के लिए फिर आरक्षण दिया, जो कि ज़रूरी था। लेकिन अगर उसी पैमाने पर अगर हम लोग शिक्षा के साथ कौशल को भी आज़ादी के बाद उसी बड़े पैमाने पर लेके चलते तो शायद आज ये स्थिति नहीं। आज अगर आप हमारे इंटरव्यू लेने आए हैं तो इसमें आप देखिए कितने लोगों का योगदान है। आपके दर्जी ने जिस कपड़ा अच्छा बनाया होगा, आपके ड्राइवर ने जो इसने आपको समय से यहाँ पहुँचाया होगा, आपके लाइटमैन ने जो आकर के कैमरा फिक्स किया होगा, आपके कैमरामैन ने जो आकर के कैमरा फिक्स किया होगा, ये सब स्किल्ड वर्कफोर्स है। एक बड़े आदमी के कामयाबी के पीछे कई स्किल्ड मैन पावर लगता है, और एक देश के बड़ी उपलब्धि के पीछे देश का बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स लगेगा, तभी ये देश कामयाब हो पाएगा। दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना है, इतना बड़ा विजन है प्रधानमंत्री का। आप कह रहे हैं केवल 100 में से 3.5 लोग एक तरह से कौशल स्किल्ड हैं देश में। चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। 3.5 को हम लोग थोड़ा और अधिक मान लेंगे, उसको दुगुना मैं इसलिए कर सकता हूं कि पारंपरिक तौर पर बहुत लोगों की कौशल है जिसे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन में हम लोग नहीं डाल पाए हैं, उसकी मान्यता नहीं। लेकिन पारंपरिक तौर से देहात में बहुत सारे लोग, जैसे आप आरपीएल बोल रहे हैं, वही आंकड़ा देते हैं कि आरपीएल में कहां तक, आरपीएल का भी एक व्यवस्था कायम किया गया है, लेकिन उसमें हम लोग क्रमबद्ध से, अब जैसे बहुत सारे दिल्ली में फूड वेंडर्स हैं, अब ठेले पर सामान लेके बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, चना बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं और चाट बेचते हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई, उनके नॉलेज, उनके बिलिंग का सिस्टम और उनको डिस्प्ले का सिस्टम और उनकी अपनी स्वच्छता, इसे उसमें हुनर है। वो एक रिटेलर है, लेकिन रिटेल में फूड रिटेल का उसके पास अनुभव है, क्योंकि वो कैफ़े कॉफ़ी डे में नहीं है, वो डोमिनो पिज़्ज़ा में नहीं है, तो उसकी पहचान बनती है। तो इसे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहते हैं, जो बहुत सारे क्षेत्रों में है जिसको हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो आप कहते हैं इतनी बड़ी चुनौती, 50 करोड़ लोग भारत में, 500 मिलियन लोग देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उस असंगठित क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि के क्षेत्र में, उसे भी कौशल दिलाना है, चाहे वो कृषि एक्सटेंशन के माध्यम से हो। लेकिन उसके अतिरिक्त लगभग 250 मिलियन के आसपास लोग जो हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं, इन्हें प्रशिक्षित करना है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती। अच्छा, ये हम लोगों ने अब प्रारंभ किया है, लेकिन एक चूक हो गई देश में, और जितने बड़े शिक्षित जिन लोगों ने व्यवस्था चलाया है उन पर एक बड़ा आरोप है मेरा कि साहब ये काम तो शिक्षा से जोड़ करके स्किलिंग का काम प्रारंभिक स्तर से उसी मान्यता के साथ शिक्षा के साथ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में चलाना चाहिए। ये काम नहीं हुआ। अब भारत में कोई प्रोफेसर ऑफ वेल्डिंग नहीं मिलता है आपको। वेल्डर का नाम सुनते हैं, लेकिन अब थाईलैंड जैसे कंट्री में भी वहाँ प्रोफेसर ऑफ वेल्डिंग है, प्रोफेसर ऑफ प्लम्बिंग है। हमारे यहाँ कहाँ प्लम्बर कोई डॉक्टरेट है। तो हमारी व्यवस्था में एक बायस था इन लोगों के प्रति, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है अब तो हम ITIs में, जो नौजवान बच्चे ITI पास करते हैं
उनका भी हम कन्वोकेशन करेंगे और उसी तरह से गाउन पहना करके जो अच्छे बच्चे पूरे देश भर में टॉप किए हैं, ITI से पास आउट करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एनुअल कन्वोकेशन होगा, उनके कॉलेज में होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे बड़े कन्वोकेशन में जिसमें ITI 12वीं पास जो कौशल प्राप्त व्यक्ति है उसको भी एक खूबसूरत फंक्शन में रोब पहना करके, अगर वो टॉपर है तो उसे डिग्री दे। और अभी एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने किया है कि अब 10वीं में जो ITI में जाते थे वो 12वीं तक अगर करते हैं तो उनको, अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं तो उन्हें 12वीं के इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। जो 8वीं पास हैं और 2 साल का कोर्स ITI का करते हैं उन्हें भी हम इक्विवेलेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा ब्रिज कोर्स करा करके, ताकि वो मेट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट हो, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। हम बड़े सुधार कर रहे हैं इस मामले में और ये सब चीज़ देश में पहले होना चाहिए था। राजू जी, आप तो खुद ही इतने हाईली स्किल्ड हैं, चाहे आपके एक तरह से जो विमान उड़ाने की आप क्षमता कहें उसको देखते कहें, या फिर आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स जैसे बड़े काम को इस वक्त देख रहे हैं। मतलब राजनीति के साथ साथ अभी आप केरल से लौटे हैं, वहाँ का चुनाव आपने देखा है। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो जो आपने स्किल्स, जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई हैं, वो काम कहाँ तक पहुँचा है वो समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, और स्किल इंडिया 2 सालों में पहुंचा कहां तक है। हमारे साथ हैं राजू प्रताप रूडी जी, जो कि MOS हैं, इस पूरी मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, सेक्टर स्किल काउंसिल्स करीब 40 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो काम कहां तक पहुंचा है? कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है? उसकी स्थिति क्या है? इंडस्ट्री बार बार ये कहती थी कि हमको बहुत पढ़े लिखे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इंजीनियर हों और बहुत हाईली क्वालिफाइड हों, हमको वैसे लोग चाहिए जो एंट्री लेवल हो, और एंट्री लेवल जॉब्स के लिए उसको उतना काम आना चाहिए ताकि हम 15 से 20 हज़ार की नौकरी उसको दे सकें। और ये एक बड़ा चंक है जो लोअर एंड पर है, जिसको अभी अगर एक साधारण ड्राइवर है तो ड्राइवरों का बड़ा अभाव है देश में। अब लगभग 6 लाख कमर्शियल व्हीकल्स बनते हैं, उसके लिए ड्राइवर नहीं है। एक लाइट कमर्शियल व्हीकल है, घर के ड्राइवर की ज़रूरत है। अब एक ड्राइवर को प्रशिक्षित करते हैं तो उससे देश में अगर उसे प्रशिक्षण मिलता है, एक ड्राइवर अगर अंग्रेजी बोले तो उससे वेतन उसका बढ़ जाता है, और वो ड्राइवर थोड़ा और भी और काम सीखे तो हर चीज़ में एक वैल्यू एडिशन होता है। इसी तरह से अब गांव देहात में आज भी एक छोटी सी लड़की जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती है, जिस पर 10,000 रुपये हम खर्च करते हैं, उसको 10,000 रुपये का किट दे देते हैं, तो गांव देहात में अपनी बहनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को साज सज्जा करती है, जिसको हर जो इंसान का अपना एक रहता है, और उससे भी वो महीने में 10 से 15,000 रुपया कमा लेती है। और शादी ब्याह में लगन के समय वो एक महीने में 40-40 हज़ार रुपये कमा लेती है। तो बहुत गुंजाइश है ऐसे लोगों का, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने पूरा इकोसिस्टम। अब जो इंडस्ट्री लेड बॉडीज़ हैं, होता क्या था कि इंडस्ट्री कहती थी कि साहब बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारे पास प्रशिक्षित लोग नहीं मिलते हैं, तो इंडस्ट्री को किस किस काम के लिए कितने कितने प्रशिक्षण के बाद लोग चाहिए और उसका वेतनमान क्या होगा, ये तय करना बड़ा ज़रूरी था। तो एंट्री लेवल जॉब्स, इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। और अब भारत में जो भी ट्रेनिंग होगा, और ये कैबिनेट का भी डिसीजन है कि अब जो भी ट्रेनिंग हो उसके लिए एक मानक बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देश में स्किलिंग का काम हो रहा था, लेकिन और वो ग्लोबल स्टैंडर्ड, हाँ, और उसको मैच कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। स्किलिंग का काम हो रहा था, लेकिन सब राज्य, सब विभाग, आज भारत सरकार की अब तो कम होते जा रहे हैं,
भारत सरकार की लगभग 24 मंत्रालय, 70 योजनाएं, अब वो योजनाएं कट कट करके एक जगह आ रही हैं, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के नाम से, और देश में सभी संसदीय क्षेत्र में, सभी जिला में एक बड़े विजिबल कौशल विकास केंद्र जो स्किल्ड, जो इनफॉर्मल स्किल्स की तैयारी कराएगा, उसकी स्थापना कर रहे हैं और उसके साथ स्पोक्स बना रहे हैं, और इसकी गुंजाइश बहुत बड़ी है। और उस पूरे चीज को करने के लिए हमारे मंत्रालय का काम है कि किस प्रकार से प्रशिक्षण हो, उसके मानक तय करना और उसके लिए कंटेंट बनाना, सिलेबस बनाना, कंटेंट बनाना, फिर मोबिलाइजेशन, वैसे लोगों की पहचान करना जिनको ये ट्रेनिंग दिया जाना, जो देहातों में है, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, इस तरह के जो हैं, उनकी पहचान करना, पहचान करके वैसे केंद्रों से उनको जोड़ना जहां इनका प्रशिक्षण हो सके। राज्य सरकार भी पैरेलली इस काम को शुरू कर रही हैं, और उसको मैं बताऊंगा कैसे वर्ल्ड बैंक की योजना से राज्य सरकारों को हम मदद करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उनको प्रशिक्षण के बाद उनका असेसमेंट हो, आखिर ये इतने लायक हुए कि नहीं, असेसमेंट हो, असेसमेंट के बाद उसके मान्यता के लिए उसके बाद सर्टिफिकेट हो, और फिर उस व्यक्ति को या तो उद्योग से जोड़े और नहीं तो स्वयं की उद्यमिता के लिए उसको तैयार करें, बैंक से लोन दिलाएं। तो ये इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये हमारा मूल रूप है जिस पर हम काम। तो आप इंडस्ट्री के लिए भी लोग तैयार कर रहे हैं और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी लोग तैयार कर रहे हैं। आपने कहा कि 22-23 मंत्रालयों का जो काम है कौशल विकास का, वो एक जगह अब सिमट करके आ गया है, और नहीं, अभी आया नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारे मंत्रालय जैसे सिपेट है, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट है, ये काम अपने आप बड़ा काम, ऐसा हमारे मंत्रालय के इंतजार करते रहते और ये काम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे मंत्रालयों ने भी अपना प्रयास शुरू किया था। सर, जब स्किल इंडिया आपने लॉन्च किया था तो आपने कहा कि रेलवे मंत्रालय को इतने इतने स्किल्ड फोर्स की जरूरत है, आप कंस्ट्रक्शन में है, आपके फार्मा में, अलग हेल्थ में हो, बहुत सारे क्षेत्रों में। क्या आप ये कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं सारे मंत्रालयों से? क्या वो आपको पर्याप्त सहयोग दे रहे हैं? सब मंत्रालयों को स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और सब मंत्रालय खुद ही नहीं काम, वो निजी क्षेत्र में ही प्रोत्साहन देते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इसको केंद्रित किया है, सब विभागों का मोटे तौर पर अच्छा रिस्पॉन्स है। कुछ एक विभाग हैं कि उनको लगता होगा कि मेरा काम बड़ा है, तो हम उनको भी उस काम में बाधा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप भी कीजिए, लेकिन एक मानक के तहत ले आइए ताकि ये स्किल्ड वर्कफोर्स। एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये शायद किसी को पता भी नहीं हो और अभी तक ध्यान में भी नहीं आया है, और ये श्रीमती गांधी ने 1970 में 20 पॉइंट जो उनका 20 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें 20वां पॉइंट था अप्रेंटिसशिप एक्ट में सुधार। वो 1970 के बाद 2014-15 में अभी हुआ है, और अब जितने भी कठोर कानून थे उद्योग में, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, अप्रेंटिसशिप की नियुक्ति के लिए, उस पर हम लोगों ने पूरी तौर से विस्तार कर दिया है, सुधार कर दिया है, जो रिफॉर्म्स होते हैं कर दिए हैं। और अब उद्योग में, जैसे चीन में लगभग 3 करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप के माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं, जापान में 1 करोड़ लोग, जर्मनी में लगभग 40 लाख लोग, भारत में हम लोग सिर्फ 2.5 से 3.25 लाख लोग। तो इतने बड़े देश के लिए एक तो हम प्रशिक्षण दें, वो अलग काम है, लेकिन जो उद्योग जगत के दायरे में या हाथे में या कैंपस में या उसके व्यवस्था में ट्रेनिंग की जो गुंजाइश है वो बाहर बहुत कम है। इसलिए अप्रेंटिसशिप, और अब सर्विसेज सेक्टर को भी अप्रेंटिसशिप में हम लोगों ने डाल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें नौजवानों को, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको वहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन एक बार हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में उन्हें मौका मिले, इसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और ये एक बड़े योजना के रूप में रोल आउट हो रहा है। तो हर क्षेत्र में, हार्ड स्किल्स के क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर में, ITIs में, इनफॉर्मली जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स के माध्यम से क्रिएटेड ये जो स्किल बॉडीज है उनके माध्यम से, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, देश भर में हम स्किल्स की जाल बिछा देंगे। देश के प्रधानमंत्री का ये आग्रह भी है और मानना भी है और संकल्प भी है। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जो आपने कहा कि राज्यों के साथ आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे ग्लोबली उनको वर्ल्ड बैंक के साथ जोड़ करके आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जो स्किल्स हैं वो कैसे मुहैया कराएंगे, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर युवा फोकस कर सकते हैं आने वाले वक्त में रोजगार के लिए, आपसे जानेंगे थोड़ी ही देर में। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो
तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। एक बार फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं स्किल इंडिया की। रूडी जी, अगर स्किल इंडिया को रोजगार के साथ हम सीधे तौर पर जोड़ करके देखें तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फोकस एरिया दिखता है और युवा देखिए, आज अगर देखें युवाओं के लिए आकर्षण बनने स्किल, और आज भी अगर देखें तो अगले 5 साल में कंस्ट्रक्शन में 3 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, रिटेल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, ऑटोमोटिव में 40 लाख, अपैरल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, बहुत बड़े लोग। लेकिन आखिर उस व्यक्ति जो अंतिम गांव में बैठा हुआ है, गरीब किसान मजदूर, उसको यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी। उसे पता ही नहीं है कि मेरी योग्यता क्या है, मैं कितने इस योग्यता के लायक भी हूँ, ये पहचान करना है। तो ये काम अकेले भारत सरकार से पूरा नहीं हो सकता। देश बहुत बड़ा है, राज्यों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए राज्यों में स्किल मिशंस की स्थापना, वहाँ भी सभी स्किल के काम को एक जगह केंद्रित करना, और स्किल्स मिशंस को भारत की सरकार, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से एक बड़ा अप्रूवल लिया है लगभग $1 बिलियन का, जिसमें $1 बिलियन का उपयोग, जिसमें लगभग 3,500 करोड़ हम लोग राज्य सरकारों को देने का और उनकी ताकत बढ़ाने का, चाहे उनका स्किलिंग की व्यवस्था हो, सेंटर्स हो, असेसमेंट का हो या ट्रेनिंग की व्यवस्था, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेम। और एक सबसे बड़ा निर्णय हुआ है कि हम नेशनल सर्टिफिकेशन बोर्ड, जिसमें NCVT जो ITI का सर्टिफिकेट देता था और स्किल्स का, इसको एक नया बोर्ड बना के, और स्किल्स को हम लोग एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में, एक एक्ट में लाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि ये मान्यता उसकी सभी प्रकार के स्किल देने वाले संस्थाओं का, बच्चों का जो सर्टिफिकेट लेते हैं उसकी एक राष्ट्रीय मान्यता मिले, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1.5 साल के कार्यकाल में, मेरा मंत्रालय 6 महीने के बाद आया, 1.5 साल के कार्यकाल में एक तो स्किल क्या है, स्किलिंग कैसे करेंगे, स्किल के लाभार्थी कौन होंगे, कहाँ तक हम पहुँचेंगे, कैसे सांसदों को जोड़ेंगे, कैसे विधायकों को जोड़ेंगे, देश भर में एक बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगे, जिला स्तर पर बनाएंगे और एक मानक हर जिले में स्थापित करेंगे। अब हम देश भर में लगभग 500 जिला में मॉडल स्किल सेंटर्स खोल रहे हैं। 2500 ऐसे स्थानों पर जहां अभी तक कोई ITI ब्लॉक्स में नहीं है, वहां पर लगभग 1500 स्थानों पर हम लोग ITIs खोलेंगे। फिर उसके बाद लगभग देश के लगभग 400 जिलाओं में ड्राइवर एंड हैवी इक्विपमेंट्स ड्राइविंग सेंटर खोलेंगे, और स्टैंड अलोन सेंटर्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, ब्यूटी के क्षेत्र में हो, कई जिलाओं में खोलेंगे। तो एक बड़ा इकोसिस्टम। थोड़े साधन का अभाव है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप काम शुरू कीजिए। जैसे जैसे हम काम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमें साधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चर्चा ही नहीं है, ये मंत्रालय डॉट से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर आज हम सब लोगों के इमेजिनेशन के पार्ट है। और आज सचिन तेंदुलकर भी आकर के वॉलंटरी हमारे लिए, उसमें जो महेश नाम का कारपेंटर है, आपके ज़िंदगी की सब खूबसूरत चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं, और हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, वो स्किल्ड वर्कफोर्स है। और इस स्किल्ड वर्कफोर्स का अभाव अगर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाए तो आपका जीवन उतना सरल नहीं होगा। आपका कपड़ा आयरन करने वाला, आपको सजाने वाला, आपके घर को ठीक ठाक रखने वाला, आपके गाड़ी चलाने वाला, आपकी सफाई करने वाला, ये सब स्किल्ड वर्कफोर्स है। इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना है, ताकि इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो करके ये देखिए, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा या 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा शायद आपको रोजगार नहीं दिला सके। लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 10 हफ्ते की ट्रेनिंग मिल जाए, या 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ 12 हफ्ते की ट्रेनिंग मिल जाए, तो आप रोजगार के लायक हो सकते हैं। और यही लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक इस अभियान को पहुंचाना, जो भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, NDA की सरकार ने प्रारंभ की है। हमने ये भी सुना है कि आप जो स्किलिंग अभी कर रहे हैं देश में, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हैं। तो अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं इस वक्त, तो क्या वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होंगी? हमारा एक समझौता है यूकेरी के साथ, यूनाइटेड किंगडम के जो एजुकेशन और रिसर्च का जो, उसमें हम लोगों ने अभी तक जो हमारे नेशनल स्किल्स हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक हम लोगों ने मैप किया है। जो गैप्स हैं उसको भरने के बाद, उसके असेसमेंट करने के बाद, तो हमारी मान्यता, हमारे सर्टिफिकेट की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय हो। क्योंकि हम सिर्फ भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दुनिया भर में लगभग 80 मिलियन वर्कफोर्स की आवश्यकता है, जिसका अभाव हो 80 मिलियन। तो उस बड़े वर्कफोर्स की तैयारी भारत में हो, और इसीलिए जो हमारा नेशनल स्किल मिशन है, देश के प्रधानमंत्री उसके स्किल मिशन के अध्यक्ष है। पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि किसी मिशन की अध्यक्षता करेंगे। इसके मिशन है, उसमें एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा हमारा अभियान है।
तो चाहे वो डिफेंस के साथ हम बड़े पैमाने पर पार्टनरशिप कर रहे हैं, रेलवेज के साथ, स्टील मिनिस्ट्री के साथ, कोयला मिनिस्ट्री के साथ, कोल मिनिस्ट्री के साथ, पीयूष गोयल के साथ, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, आप जिस भी क्षेत्र में देखें, आज हम मनोहर पारिकर जी के साथ, सुरेश प्रभु जी के साथ, हर मंत्रालय से हमने हाथ बढ़ा के हाथ मिलाया है और सभी मंत्रालय खूब मजबूती से हमारा हाथ पकड़ करके इन सभी विभागों में भी स्किल का काम, अप्रेंटिसशिप का काम, और हर मंत्रालय अब अप्रेंटिसशिप जो उनके दायरे में है, पब्लिक सेक्टर्स में है, उसे बड़े पैमाने पर विस्तार करेंगे। तो एक बहुत बड़ा अभियान है। शायद मंत्रालय शुरू में आपको छोटा दिखा हो, लेकिन अगर देश में हम आश्वस्त कर सकते हैं सभी दर्शकों को कि हम इसको एक देश में कौशल विकास का जाल बिछा देंगे, ताकि कोई भी आदमी जो गरीब किसान मजदूर का बेटा हो, कोई छोटी बच्ची हो जिसे लगता हो कि ज़िंदगी में हम कहाँ चाहें, टीचर्स हमने बनाया है, प्रोफेसर्स बनाया है, डॉक्टर्स बनाए हैं, इंजीनियर्स बनाए हैं, अब हमें कुशल कौशल प्राप्त व्यक्तियों की जमात खड़ी करनी है जो सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं, दुनिया भर में उनके हाथ कामयाब हो सके और भारत की उन्नति हो सके। चूँकि आपका मंत्रालय सबसे युवा मंत्रालय है, केवल 1.5 साल हुआ है उसको एक तरह से शुरुआत हुई है, जब आप बात करते हैं प्रधानमंत्री के साथ स्किल इंडिया को लेकर के, वो कितने, उनकी अपनी सोच क्या है? और जब देखिए साहब, जो प्रधानमंत्री सोचते हैं, दरअसल सच्चाई ये देख लीजिए, वो जितना सोचते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उतना उस गति से कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इन्वॉल्व होकर सोचते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है सभी मंत्रालयों को तो अपनी अपनी जिम्मेवारी के लिए रिव्यू, हमसे जब रिव्यू होता है या हमारे विभाग का रिव्यू होता है, तो इतने ये उचित बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर वो उनके पास देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी ना होती तो एक मंत्रालय वो अगर स्वयं चलाना चाहते तो उस मंत्रालय का नाम है कौशल विकास मंत्रालय। तो मुझे लगता है जब इतना पैशन है, मैं उनके सामने तो बहुत छोटा हूँ, उनके स्पीड, उनके थॉट प्रोसेस, उनके प्रयास, फिर भी मैं रेस में लगा हुआ हूँ और विश्वास है कि जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है मैं उसको पूरी तरह से कर पाऊँगा और निराशा नहीं होगी। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, या फिर महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ जहां पर आप वो तो फोकस या सब पे बराबर ध्यान? इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, दायरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कहूँ कि एक क्षेत्र दो क्षेत्र, मैंने कहा ना, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसको कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालें वहाँ पर लाखों लोगों की ज़रूरत है। बेचारे वैसे नौजवान जो इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं किस योग्यता का हूँ या किस योग्य हूँ। इस काम को पूरा करना है, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य। और क्या 24 लाख लोग अभी तक एक तरह से वो लक्ष्य आगे बढ़ गया है? अच्छा, लक्ष्य आगे बढ़ गया और बाकी मंत्रालय भी जो मिलकर के काम कर रही है, तो वो अगले 3 वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोगों को तो हम सीधे प्रशिक्षित करेंगे, हर घर में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।